स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। अब आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम के अंदर मेनली अपन किसकी बात करते हैं, मसल्स की। और जो मसल्स है उसमें भी मेन रोल कौन सी प्ले करती है, स्केलेटल मसल्स प्ले करती है, जो किससे रिलेटेड होती है, हमारे स्केलेटन से रिलेटेड होती है, बोन्स टू बोन्स, बोन से जुड़ी हुई रहती है, लोकोमोशन में जो हेल्प करती है वो वाली मसल्स होती है। अब जो स्केलेटन जो मसल्स होती है उसके जो यूनिट अपन बताते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट किसको बोलते हैं, मसल्स फाइबर्स को, या फिर आप बोल सकते हो मायोफाइबर्स भी बोल सकते हो। मायोफाइबर्स वर्ड भी अपन इसके लिए यूज में ले सकते हैं, यानी कि जो मसल सेल्स, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन, मसल सेल्स बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के अंदर 3 टाइप्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फॉर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस, यानी मसल्स फाइबर्स कंटेन 3 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मसल्स होती है वो 3 टाइप्स के प्रोटीन्स को कंटेन रखती है। मसल्स फाइबर या मसल सेल्स में 3 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। फर्स्ट जो प्रोटीन्स है उसके अपन नेम देखते कि फर्स्ट प्रोटीन कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट प्रोटीन का जो नाम है वो है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो फोर्स को जनरेट करेगा, वो हो गया फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। सेकंड इसके अंदर जो प्रोटीन लेते हैं वो है रेगुलेटरी प्रोटीन्स। रेगुलेटरी प्रोटीन्स फर्स्ट कौन सा हो गया, फोर्स जनरेटिंग, यानी फोर्स को जनरेट करेंगे। सेकंड रेगुलेशन का काम करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करना या रिलैक्सेशन की प्रोसेस लेके आनी है। और फिर है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इन सब की अपन आज की क्लास के अंदर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से प्रोटीन्स आते। देखिए वैसे तो मेन जो प्रोटीन्स आता है उसके अपन फोर्स जनरेटिंग वाले में बता देते कि फोर्स जनरेटिंग के अंदर 2 टाइप के प्रोटीन इंक्लूड किए जाते हैं। एक प्रोटीन का नाम होता है मायोसिन प्रोटीन और एक का नाम होता है एक्टिन प्रोटीन। तो मायोसिन और एक्टिन जो प्रोटीन होते हैं मसल सेल्स के अंदर, उनको फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो मायोसिन जो प्रोटीन होता है वो प्राइमरी और थिक, मायोफिलामेंट भी तो बोलते हैं इन दोनों को, क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। तो मायोसिन वाला कैसा होता है, थिक होता है और प्राइमरी होता है, जिसकी बात अपन पहले वाली क्लास के अंदर भी कर चुके हैं। जो डार्क बैंड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इन साथ ही साथ में इट है अल्फा हेलिक्स प्रोटीन, यानी जब अपन इसकी मायोसिन की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो मायोसिन की स्ट्रक्चर अपन कैसे दिखाई देगी, हमें देखिए ये ऐसे इसका टेल पार्ट चलता है, ये हेलिक्स के रूप में चलता है टेल पार्ट। ये तो हो गया टेल और इसका ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, हेड पार्ट हो जाता है। तो मायोसिन जो प्रोटीन होता है उसमें एक तो होता है टेल पार्ट और एक होता है हेड पार्ट। इसका जो हेड पार्ट होता है वो एटीपी सिंथेसिस पार्ट होता है, यानी जहाँ पे एटीपी कंटेनर भी बता सकते हैं अपन इसको। तो टेल पार्ट इसका कैसा हो गया, हेलिक्स की फॉर्म में हो जाता है, और इसका जो हेड पार्ट होता है वो कैप लाइक फॉर्म में पाया जाता है। मायोसिन की ये हो गई स्ट्रक्चर। मायोसिन थिक और प्राइमरी मायोफिलामेंट्स बोलते हैं, और ये अपन बता सकते हैं जैसे थिक या डार्क बैंड बता सकते हैं, ए बैंड बता सकते हैं इसके लिए, यानी कि मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ए बैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड जो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होगा उसका नाम होता है एक्टिन प्रोटीन। क्या नाम लेते हैं उसका, एक्टिन प्रोटीन लेते। तो यहाँ से ही हटा देते हैं, अपन एक्टिन प्रोटीन की बात करते हैं। अब देखिए एक्टिन जो प्रोटीन्स की अपन बात करते हैं तो एक्टिन प्रोटीन के अंदर बताते हैं कि एक्टिन जो प्रोटीन होता है वो 2 फेज में पाया जाता है। मैनी यूनिट्स पर, यानी सर्कुलर फॉर्म के अंदर इसकी मैनी यूनिट्स पाई जाती है। जैसे देखिए ये यूनिट्स ऐसे ऐसे यूनिट्स पाई जाएगी। तो इस ये जो सिंगल
सिंगल यूनिट से इसको जी एक्टिन बोलते हैं। यानी अपन किसके स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसके अंदर सिंगल जो यूनिट सर्कुलर फॉर्म होती है, सिंगल सर्कुलर फॉर्म को जी एक्टिन बोलते हैं। फिर ये जो जी एक्टिन जो होते हैं, देखिए ऐसे, ये जी एक्टिन एक लॉन्ग चेन बना लेते हैं। जब जी एक्टिन की एक लॉन्ग चेन बन जाती है तब उसको बोलते हैं एफ एक्टिन। ऐसे जी, बहुत सारे जी मिल गए ना, तो इन सबको क्या बोल दिया, एफ एक्टिन बोल देते हैं। ठीक है, इतनी का यानी एक जो सिंगल फॉर्म होती है, एक सर्कुलर जो फॉर्म है, इसको बोल दिया जी एक्टिन। ठीक है, मैनी जी एक्टिन की एक चेन बन जाती है तब इस कंप्लीट चेन का नाम क्या हो जाता है, एफ एक्टिन, जो हेलिक्स के फॉर्म में पाई जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये मैनी पॉलीमर, यानी एफ एक्टिन किसको बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन, यानी जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है, जी एक्टिन डबल हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये एफ एक्टिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर उसके हम बताते हैं कि जो एफ एक्टिन होगा ये डबल हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ऐसे एफ एक्टिन किस फॉर्म में मिल जाएगा, डबल हेलिक्स की फॉर्म में। तो जब ये एफ एक्टिन डबल हेलिक्स की फॉर्म में आ जाता है तब इसको बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन, जो थिन मायोफिलामेंट के लिए होते हैं, यानी आई बैंड के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये वाली फॉर्म किसकी बन जाती है, ये क्या किसकी फॉर्म बन गई, ये वाली एफ एक्टिन का हेलिक्स, डबल हेलिक्स फॉर्म में जब एफ एक्टिन आ जाते हैं तब उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्टिन बोला। देखिए एक था जी एक्टिन, जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हो गया तब उसको बोल दिया एफ एक्टिन। एफ एक्टिन डबल हेलिक्स फॉर्म में आ जाते हैं तब इसको बोल दिया जाता है एक्टिन प्रोटीन बोल दिया जाता है। तो फोर्थ जनरेटिंग, अगर मोस्टली कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्या होते हैं, सीधे सीधे दे देते कि मसल्स में कौन से प्रोटीन होते हैं, तो डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि मसल्स में कौन से प्रोटीन है तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होते हैं। अगर इसके कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम में प्रोटीन की बात करते हैं तो फर्स्ट कौन सा आ गया, फोर्थ जनरेटिंग प्रोटीन आ जाता है। उसके बाद में अपन ये देखते हैं 2 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड क्या था, ये फोर्थ जनरेटिंग हो गए, क्या लिया था, रेगुलेटरी प्रोटीन्स। क्या टॉपिक था, रेगुलेटरी प्रोटीन्स की अपन बात करते हैं। देखिए रेगुलेटरी प्रोटीन्स के अंदर 2 टाइप्स के, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। कौन से प्रोटीन लेंगे, रेगुलेटरी प्रोटीन, जो किसका काम करते हैं, रेगुलेशन का काम करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस में मेन रोल प्ले करते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। तो रेगुलेटरी प्रोटीन्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रोपोमायोसिन और एक का नाम होता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और एक हो जाता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, तो आपको दोनों ध्यान में रखने हो, क्या कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ट्रोपोमायोसिन किसको बोला जाता है। देखिए अपन एक्टिन प्रोटीन को देखा था कि हेलिक्स की फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, तो ट्रोपोमायोसिन किसको बोले, ये एक लॉन्ग चेन होती है जो 2 अल्फा हेलिक्स यूनिट्स की बनती है। 2 एक बार बना देती हूं मैं, अल्फा हेलिक्स, ऐसे ही तो था, देखिए ऐसे, ये देखिए एफ एक्टिन, या आप बता सकते हो जी एक्टिन है, इस फॉर्म में आ जाता है ऐसे। तो ये एक्टिन ही तो हो गया प्रोटीन, यानी जी सिंगल को क्या बोलते हैं, जी, और ये हो गया डबल हेलिक्स। तो 2 हेलिक्स हो गए ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये हो गए 2 हेलिक्स। तो ये 2 हेलिक्स की पूरी लंबाई के अंदर कौन फैला रहता है, ट्रोपोमायोसिन फैला रहता है। कहां से कहां तक, अब इसके अंदर बताते हैं कि ईच ट्रोपोमायोसिन, यानी एक ट्रोपोमायोसिन के अंदर 7 जी एक्टिन, देखिए जैसे ये 7 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां तक क्या हो गया, ट्रोपोमायोसिन हो गया। फिर 7 1 2 3 4 5, फिर यहाँ क्या आ गया, ट्रोपोमायोसिन आ गया। तो ऐसे अपन बताते हैं कि जो ट्रोपोमायोसिन जो होता है, ये ट्रोपोमायोसिन एक लॉन्ग
हेलिक्स यूनिट, तो एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली, 2 अल्फा हेलिक्स यूनिट क्या बना होता है। और ईच ट्रोपोमायोसिन के अंदर जी एक्टिन के 7 यूनिट होती है, यानी ये जी एक्टिन की 7 ऐसी 7 जी एक्टिन की एक यूनिट बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन बोला जाता है। एक लॉन्ग चेन तो एफ एक्टिन हो गया, 7 का एक जोड़ा बनता है, तब उसका नाम क्या हो जाता है, ट्रोपोमायोसिन हो जाता है। फिर अपन सेकंड रेगुलेटरी प्रोटीन की बात करते हैं, तो सेकंड रेगुलेटरी जो प्रोटीन है उसको बोला जाता है, यानी फर्स्ट हो गया ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन भी यही अल्फा हेलिक्स पे ही पाए जाएंगे, ट्रोपोनिन भी। तो ट्रोपोनिन कहाँ है, ट्रोपोमायोसिन के साथ ही जुड़े रहते हैं, ठीक है। यानी ट्रोपोनिन किसके साथ जुड़े रहते हैं, जैसे ये देखिए साथ मिलकर के क्या बना, ट्रोपोमायोसिन बन गया, तो इन्हीं के साथ में क्या पाए जाते हैं, ट्रोपोनिन पाए जाते हैं। फिर उसके अंदर अपन बताते हैं कि जो ट्रोपोनिन जो होते हैं, सेकंड प्रोटीन ट्रोपोनिन है, जो ट्रोपोमायोसिन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक साइट पे से यहाँ ऐसे, ठीक है, यहाँ जुड़ गए, कहीं पर भी इन्हीं के साथ ऐसे कौन जुड़ जाता है, ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ ही जुड़े रहते हैं। ये जो ट्रोपोनिन होते हैं इनमें अलग अलग टाइप पाए जाते हैं फंक्शन के बेस पर। तो फर्स्ट ट्रोपोनिन की अपन बात करते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, कहाँ पाए जाते हैं, ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन कहाँ होते हैं, हेलिक्स। ये जैसे एक्टिन प्रोटीन जो होता है उसमें 7 जी एक्टिन की जो यूनिट बनती है उसको ट्रोपोमायोसिन बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं कि जो ट्रोपोनिन है जो ट्रोपोमायोसिन पर ही पाए जाते हैं, जो अभी मैंने आपको बताए थे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ट्रोपोनिन सी क्या करता है, जैसे इसका अगर अपन मोलिकुलर वेट देखते हैं तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं होती मोलिकुलर वेट की, लेकिन फिर भी इसका मोलिकुलर वेट देखेंगे तो 17,000 तक होता है। और ये प्रोटीन कैल्शियम आयन बॉन्डिंग करवाते हैं। ध्यान देखो, ट्रोपोनिन सी, सी नाम, तो सी से क्या बना, कैल्शियम, कि जब कॉन्ट्रैक्शन के समय कैल्शियम आयन को अपने साथ, जैसे मान लीजिए ये अपन हेलिक्स फॉर्म बनाती, यहां पर क्या पाया जा रहा है, ट्रोपोनिन सी पाया जा रहा है। तो ये ट्रोपोनिन सी क्या करेगा, यहां से इस जगह को खाली कर देगा, यानी कैल्शियम आयंस की बॉन्डिंग करवाने का काम किसका होता है। तो ध्यान में रखिएगा ट्रोपोनिन सी का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के समय कैल्शियम आयन से बॉन्डिंग करवाता है। और कैल्शियम आयन को सिक्रेट कौन करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेट करती है, जो एक स्मूथ टाइप की ईआर होती है। फिर उसके बाद में ट्रोपोनिन आई, तो आई से क्या बना, इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है, स्टॉप करवाना। तो ये प्रोसेस को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, यानी ये मायोसिन और अल्फा एक्टिन के बॉन्डिंग को इनहिबिट कर देता है, कि जब कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होगी ना, तो ये एक्टिन प्रोटीन है, इस एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइड के साथ में कौन जुड़ेगा, मायोसिन जुड़ेगा, तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी अपन ऐसे करें ना, ऐसे। तो ये काम कब हुआ है, जब मायोसिन प्रोटीन किसके साथ में जुड़ रहा है, एक्टिन प्रोटीन के साथ में जुड़ेगा, तो यहाँ जुड़ने को रोकने का काम किसका होगा, इनहिबिटर ट्रोपोनिन आई का हो जाएगा। ट्रोपोनिन टी ये किसके साथ जोड़ता है, ट्रोपोमायोसिन से जोड़ती है, यानी ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी रहती है। तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पे पाए जाते हैं, ये कैल्शियम आयन से बॉन्डिंग करवाता है, आई इनहिबिटर करता है, एक्टिन और मायोसिन को आपस में हटा देता है, और टी का मतलब क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन से ही जुड़ा रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, यानी 3 प्रोटीन होते हैं, फोर्स एक्टिन प्रोटीन, फिर रेगुलेटरी प्रोटीन जिसमें ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन आते हैं, और उसके बाद में होता है कौन सा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन को अपन नॉर्मली देख लेते हैं, मेन रोल एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन का ही होता है मेन रोल। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या टॉपिक रहेगा हमारा, स्ट्रक्चरल
प्रोटीन का टॉपिक रहता है। चलिए देखते हैं अपन स्ट्रक्चरल प्रोटीन में क्या क्या है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन के अंदर अल्फा एक्टिनिन, एम डिस्क प्रोटीन और सी प्रोटीन। अल्फा एक्टिनिन क्या हो जाएगा, अल्फा एक्टिनिन, एम डिस्क प्रोटीन, डिस्क प्रोटीन 2, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, सी प्रोटीन। चलिए अब बात कर, देखिए नाम से पता चल रहा है अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन। तो अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन के अंदर मेन रोल क्या होता है कि इसके अंदर एक सी प्रोटीन हो गया। चलिए पहले अल्फा एक्टिनिन, तो नाम से ही पता चलता है कि एक्टिनिन प्रोटीन की तरह ही तो बिहेव करेगा, नाम से पता चला तो वापस से वही पॉइंट आएगा, ये तो अल्फा यानी अल्फा एक्टिनिन प्रोटीन, ये ऐसे अल्फा की फॉर्म में पाया जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे अपन सी प्रोटीन को लेते हैं, कि मेन पहले कर लेते हैं कि जो सी प्रोटीन जो होता है वो क्या मेन रोल प्ले करता है कि ये प्रोटीन ए बैंड में, ए बैंड कौन सा है, डार्क बैंड, ए बैंड में मायोसिन मायोफिलामेंट के बीच में पाया जाता है। यानी ए बैंड कौन सा था, डार्क बैंड। ये क्या होता है, जो ए बैंड होता है, यानी ए बैंड किसको बोलते हैं, डार्क बैंड को बोलते हैं, जहां पर जैसे आप मान सकते हो थिक यानी मोटा वाला बैंड होता है, जो मायोसिन मायोफिलामेंट के बीच बीच में पाए जाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि ए बैंड को डार्क बैंड बोलते हैं। ए बैंड जो होता है उसमें मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको थिक मायोफिलामेंट या प्राइमरी मायोफिलामेंट बोला जाता है। तो वहां पर क्या पाया जाता है, सी प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं एम डिस्क की। देखिए ये वाले जो पॉइंट है पहले आ चुके हैं तो इनका कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं है। जो एम लाइन आपको पता है कि एम लाइन कहाँ होती है। अब एम लाइन आपको याद हो तो बता दूं कि जैसे डार्क बैंड है, क्या था, जो डार्क बैंड था, डार्क बैंड के अंदर हमने बताया था कि जैसे आधा कुछ इसका बीच का पॉइंट जो होता है वो कम डार्क हो जाता है। तो जो एरिया कम डार्क होता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। एच जोन में एक लाइन, मिड में एक लाइन पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एम लाइन बोला जाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन के समय ए बैंड के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का क्या करता है, काम करता है। यानी मायोसिन मायोफिलामेंट को अपनी ही जगह पर बनाने का काम किसका होता है, इस एम लाइन का होता है। यानी इसकी शेप को मेंटेन करने का काम कौन करती है, एम लाइन करती है। फिर यानी ये अपन ने क्या देखी है, प्रोटीन्स की बात की है कि अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मसल से रिलेटेड है, मसल्स के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस। तो पहले तो अपन ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देख ली थी इसकी, फिर अपन ने बात कर ली थी इसके मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। यानी फर्स्ट तो क्या था, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर हमने किसकी बात की, इसमें कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं इसके सिस्टम की, कि जो भी सार्कोट्यूबुलर सिस्टम देखते हैं अपन, टॉपिक क्या लेंगे, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एक तो आ जाता है टी सिस्टम, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एक तो आ जाता है टी सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन करेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो सिस्टम आते हैं, टी सिस्टम, टी सिस्टम। सेकंड आ जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देख, जो टी सिस्टम है, टी सिस्टम के अंदर अपन बताते हैं कि इसके अंदर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। इन ट्यूब्यूल्स का सीधा रिलेशन किससे होता है, सार्कोलेमा से होता है। क्या बताओगे,
इसके अंदर टी सिस्टम के अंदर बता देंगे दिस सिस्टम कंटेन longitudinal tubules. They have the direct connect with the sarcolemma. सार्कोलेमा क्या थी? मेम्ब्रेन होती है किसकी? मसल सेल्स की। फिर है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो नाम से पता चल रहा है ईआर है ये, जो आपको मैंने पहले भी बताई थी, ये तो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर मसल सेल्स की जो ईआर होती है साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किस नेचर की होती है? स्मूथ नेचर की होती है। और ये क्या करती है? कैल्शियम जो आयंस होते हैं उनको सिंथेसाइज करती है। तो कैल्शियम आयन को सिंथेसाइज करती है, स्मूथ वाली होती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं यानी कि सार्कोट्यूबुलर कंप्लीट, टी सिस्टम दे दिया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम दे दिया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें सार्कोसोम भी पाए जाते हैं। सार्कोसोम, तो सार्कोसोम की बात भी पहले ही हो चुकी है। किसको बताया था मैंने? सार्कोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को बताते हैं, ठीक है, कि जो मसल सेल्स के सार्कोप्लाज्म के अंदर, मसल्स सेल्स के सार्कोप्लाज्म किसको बोलते हैं? साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं उन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? सार्कोसोम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना जो मैं पहले लिखवा चुकी हूँ, आपको तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। बस उसमें थोड़ा जो प्रोटीन वाला थोड़ा ध्यान रखना, एक्टिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, मायोसिन की स्ट्रक्चर कैसी है, ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या है, बाकी सभी तो वापस से रिवाइज हो रहे हैं जो पहले भी थे। तो यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि मसल्स फाइबर या मसल सेल्स के अंदर जो भी कंटेनर होते हैं उन सबको अपन ने देख लिया कि कौन सा कंटेनर क्या है।